ओके जी, सो वी आर इन वीक 9 और वीक 9 का जो कंटेंट है वो ये है कि हम आज बेसिकली जावा स्टार्ट करेंगे, जावा को समझेंगे। जावा बेसिक कंसेप्ट्स बेसिकली हम जावा के देखेंगे, ठीक है। अ, आप अगर उसको देखें, कोर्स ब्रेकडाउन जो मैंने किया था, तो मैंने कोर्स को मेजर चार उस पर डिवाइड किया था। एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, और एक आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पोर्शन था, एक था डिज़ाइन का। ये दो हम कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन पे बात कर चुके हैं। फिर तीसरा हमने कहा था कि हम डिज़ाइन मैपिंग टू कोड, ये मैं फर्स्ट डे पे बात करूँ, फर्स्ट डे पे जो आपको आउटलाइन दिखाया था। तो ये दो हो चुके हैं, अभी हम इस पर हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिज़ाइन मैपिंग टू कोड। तो अभी हम लैंग्वेज शुरू, उसके बाद फोर्थ वन जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स, और फिर वो डिज़ाइन पैटर्न्स और एडवांस प्रिंसिपल्स उस पर बात करेंगे। तो इस वीक में बेसिकली हम जावा की इंस्टॉलेशन, जावा की वर्किंग कैसी है, और जो बेसिक कंस्ट्रक्शन जावा के अंदर वो देखेंगे। और फिर सेकंड क्लास में हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। आपको इसमें बहुत मतलब मेरी पेस थोड़ी सी आपको फास्ट लगेगी इसमें, तो उसका रीज़न ये होगा कि ये लैंग्वेज हम सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें डिज़ाइन को मैप कर सकें। दूसरी बात ये, आपको इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स सिखा रहे हैं, लॉजिक आपको नहीं बतानी। लॉजिक आप सब लोगों को, आप लोगों की लॉजिक इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उसमें बन गई है, तो इस जावा में आपको वो कंसेप्ट एक बार बताने हैं। दूसरी बात कि लास्ट टाइम जब प्रोग्राम्स मेरे पास, चूँकि लास्ट टाइम भी कोर्स पढ़ाया है तो प्रोग्राम्स मेरे पास ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम उसी को ही देखेंगे, तो हमारा थोड़ा काम की स्पीड अप, पेस थोड़ी और बढ़ जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि बेसिक जो कंसेप्ट हैं ये हम 2-3 वीक से ज़्यादा ना लगाएं कि इसको हम कर लें, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे मूव करें। अच्छा, तो जावा का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट है जावा के बारे में वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नॉट ओनली दिस वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। जो आजकल जो लैंग्वेजेस फेमस है, या जब एक टॉप 10 लैंग्वेजेस की लेट्स से अगर लिस्ट बनाई जाए, ठीक है, यूजेज के अतबार से, उसमें जावा भी कहीं ना कहीं आपके पास आती है। जावा, पाइथन, नोड.जेएस, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अच्छा, जावा लैंग्वेज आपकी, आप क्यों यूज़ करते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं? तो आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, आप वेब के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कम ही करते हैं हम मोस्टली जब हमें वेब एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम और लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं, लाइक PHP, ASP, Node.js और इस तरह की लैंग्वेजेस, और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तीसरा ये है कि आपके पास जावा की बेस पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे आपको जावा आती है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे अगर आप काम करना है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करोगे, वो फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली इसी पे बेस है, एंड्रॉयड ये जावा पर, ठीक है। तो उसमें भी आपके लिए काम आसान होगा, ठीक है। तो जावा जो है एक पावरफुल लैंग्वेज है, एक अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। और कहने का मतलब ये कि ये कोई हल्की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। C++ भी हल्की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर हम अभी देखें, ठीक है, C++ को अगर हम देखें कि आप C++ में आपको बहुत अच्छा कोड आता है, तो अगर मैं इसकी जॉब मार्केट अभी देखूं तो बहुत बहुत कम जगहों पे, बहुत कम ऐसी जॉब्स होंगी जो डिमांड कर रहे होंगे कि हमें जी प्रोग्रामिंग C या C++ में करनी है। ऐसा ही है ना, आप लोग भी तो जॉब्स देखते होगे, इंटर्नशिप्स देखते होगे, तो आपको बहुत कम
ये C++ का नज़र आएगा कि इसकी जॉब यूज़ कहाँ होती है C++, ठीक है। अगर एम्बेडेड सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये C यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एम्बेडेड सिस्टम के लिए C के बाद और भी लैंग्वेजेस हैं जिसे लोग C से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक रस्ट है, IoT वगैरह में इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ये पॉपुलैरिटी इसको मिल रहा है, ठीक है। रस्ट के अलावा पाइथन वगैरह वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो C++ को मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बुरी लैंग्वेज है, ख़राब, उन्होंने भी उसमें भी बहुत काम हुआ है, ठीक है। आपके जो लेट्स से ये आपका जो लाइनक्स है, ठीक है, OS वगैरह, हाँ, तो इसमें भी ये चीज़ें C वगैरह, C में ये लिखा गया था पहला, नॉट श्योर लेकिन पहला कि, लेकिन C में ही ये चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा ये है कि गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा है ना कि देखिए C++ बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, उसके बाद जो लैंग्वेजेस आई उन्होंने ये देखा कि भाई C++ की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया नई लैंग्वेज बनाते वक्त। तो भी आपको बताऊंगा कि जावा ने पहला काम क्या किया, मतलब लेट से अगर आप एक नई लैंग्वेज बनाते हो तो आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, लोग उसको छोड़कर मेरे पास क्यों आएंगे, मेरी लैंग्वेज को क्यों यूज़ करेंगे, कोई तो उनको, मेरी लैंग्वेज से कोई तो उनको फ़ायदा होगा ना, ठीक है। तो ये हमने देखना है। तो आजकल बहुत लैंग्वेजेस हैं, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब आपको पढ़ाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ सेंटेक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप जस्ट सेंटेक्स समझते हो, बाकी लॉजिक वही है, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। ये लैंग्वेज का कंपाइलर लेट से किसने लिखा या ये बनाई किसने, वो आपके पास है जेम्स गॉसलिन। ये तब था सन माइक्रो सिस्टम्स में, ठीक है। तो तब जावा का जो लाइसेंस वगैरह वो इसके अंदर था, सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। अभी जो है जावा का जो लाइसेंस है वो ऑरेकल वालों ने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, इस डेट पे, ठीक है। ये नेट से इन्फॉर्मेशन उठाई गई थी, इतने बिलियन में है कि नहीं हमें नहीं पता, जो भी, लेकिन अभी करंटली जो जावा का जो लाइसेंस है ना वो, सॉरी हाँ, जावा का जो लाइसेंस है वो ऑरेकल वालों के पास है, वो ही इसको देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा वर्ड जो आपके लिए तीसरी स्टेटमेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जावा इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब आप सी तो नहीं, C++ की एग्जांपल दूँ, C++ में आप जब काम करते हो तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, प्रोसीजरल वे में भी कर सकते हो, मीन जस्ट फंक्शंस हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी आप लोग कर सकते हो या नहीं, ठीक है। जावा में ये चीज़ नहीं है। जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा में आपको जितना भी काम करना होगा आप क्लास के अंदर करोगे, ठीक है। C++ में आपको जब पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कराया जाता था, ठीक है, तो सी आउट लिख के और डबल कोटेशन में आपका जो भी मैसेज आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये आपके पास मेन फंक्शन के अंदर होता था, क्लास हम नहीं बनाते थे, क्लास ऑब्जेक्ट की हम बात नहीं करते थे, लेकिन जावा के अंदर जो आप पहला प्रोग्राम भी देखोगे जिसमें हम सिंपल हेलो वर्ड कर रहे होंगे, तो वो भी एक क्लास के अंदर होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? क्लास बनानी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? क्लास बनानी है। तो इसलिए कहा गया कि जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बात क्लियर हो गई? फिर इसका फायदा क्या होगा? इससे तो अच्छे फिर C++ में जो हमें दो फंक्शनैलिटीज दे दी है, उनका भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रोसीजर अभी देख लोगे फ़ायदा क्या है, अभी देख लोगे, उस पर आते हैं अभी, ठीक है। जावा ने जो क्या हमें एडवांटेजेस दिए वो अभी आगे आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपका इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। जावा इज़ बेस्ड ऑन द ओप रोटेशंस क्लासेस। जो आपने C++ में कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, कोई हट के नई चीज़ नहीं है, ठीक है। और 1995 में ये लैंग्वेज हमारे सामने आई, तो जनरल बातें हो गई। अच्छा, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। अच्छा, जो आप अभी वन बाय वन उसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। जावा से पहले जो लैंग्वेजेस जो डोमिनेट कर रही थी वो आपके पास यही C++ ही थी, ठीक है।
सी प्लस प्लस का डिसएडवांटेजेस हम अगर देखें तो वो ये था कि उस वक्त के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपको जावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं, सी प्लस प्लस में आपको इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं मिलती, नंबर वन ये। दूसरा ये है कि सी प्लस प्लस में जो मेमोरी के साथ जो डीलिंग है वो भी हमें करनी पड़ती थी। हमें करने से मतलब ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो डिस्ट्रक्टर भी आपको बनाना पड़ता था। जावा के अंदर ये चीज़ नहीं है। जावा के अंदर आप कंस्ट्रक्टर तो बनाओगे, आप डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर्स बनाओगे, लेकिन आपको डिस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जावा के अंदर अपना एक गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। जावा के अंदर अपना गार्बेज कलेक्टर होता है जिसका काम ये है कि वो मेमोरी को फ्री करे। आपको कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे, डिस्ट्रक्टर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं है कि भाई हाँ मैं कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो डिस्ट्रक्टर भी कॉल करूँ ताकि वो मेमोरी फ्री हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा, जावा का सिंटैक्स बड़ा आपको सिंपल लगेगा, सी प्लस प्लस की तरह सिमिलर लगेगा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर लोडिंग जो आपके पास सी प्लस प्लस में आप लोग पढ़ते थे, जावा में वो चीज़ नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको पता है, ठीक है, नहीं भी पता हम देख लेंगे। सी प्लस प्लस में आप लोग मल्टी इनहेरिटेंस लेट से आप लोगों ने वो काम की इम्प्लीमेंट की होगी। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को छोड़िए। मल्टीपल इनहेरिटेंस का वो आपको प्रॉब्लम पता है, वो एक डायमंड प्रॉब्लम जो आता है, ये पढ़ा था। मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ी तो होगी ना, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आता है, डायमंड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वो देखा था, डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं उसको, शेप ऐसी बनती है डायमंड नहीं देखा। अच्छा चले रहने दें, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक एम्बिग्विटी सी आ जाती है जिसे हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। उसको हम आगे चल के देखेंगे। उसकी वजह से प्रोग्रामर्स उसको लेट से पसंद नहीं करते, तो उसकी वजह से जावा ने ये देखते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस को ख़त्म कर दिया। लेकिन हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। अभी के लिए आप जस्ट याद रखो कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा बिहेवियर चाहिए अपने सिस्टम में, जावा अलाउ नहीं करता तो क्या करें? तो जावा अलाउ नहीं करता, लेकिन हम इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर बात की बातें हैं, ठीक है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है कि अभी बता, लेकिन जस्ट अभी के लिए याद रखो, आगे चल के आपको बता देंगे। दूसरी चीज़, पॉइंटर्स नहीं है जावा के अंदर। सी प्लस प्लस में आप लोग पॉइंटर से बहुत काम किया होगा, ठीक है। जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बैक एंड पे हैं पॉइंटर्स, बिल्कुल बैक एंड पे है, लेकिन हमारे लिए पॉइंटर्स नहीं है। दूसरी जो आपने अभी कहा, जावा के अंदर आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है बिल्ट इन लाइब्रेरीज की, ठीक है। बिल्ट इन लाइब्रेरी से मतलब क्या है कि लेट से मुझे GUI बनाना है। सी प्लस प्लस में GUI वगैरह कभी ट्राई किया या कभी बनाया? सी प्लस प्लस में अच्छा, शायद ये खुद से किया, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से उसमें कराया नहीं जाता। आप लोग एंड कहाँ पे करते हो? उस पर फाइल रीडिंग वगैरह भी करते हैं ना, एंड फाइल से डेटा रीड करना, फाइल में डेटा राइट करना, यहाँ पे एंड करते हो। सी शार्प की बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा, सी प्लस की। सी शार्प तो है ही है, उसको तो शार्प उसे इसीलिए कहते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप पे सारा। अच्छा देखिए, जावा के अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज है। मुझे GUI बनाना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च बार हो, और यहाँ पे मेरे पास एक लेबल हो, यहाँ पे कोई एक सबमिट का बटन हो, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए काफ़ी आसान है, ठीक है। हम देखेंगे लाइब्रेरीज़ को देखेंगे, और लाइब्रेरीज़ की जस्ट ऑब्जेक्ट्स को हम कॉल करेंगे। कोड थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। हर चीज़ स्क्रैच से हमें नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ की लाइब्रेरीज बनी बनाई है, हमें जैसे उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, वो चीज़ हमें मिल जाती है, ठीक है। किसकी? उसमें भी है, उसमें भी इसी तरह है, ठीक है। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अगर आप जब जावा जब बनी ना, तो वो ये सारे फीचर्स लेके आई, ठीक है। और
वेब एप्लीकेशन के लिए भी सपोर्ट है जावा में। मल्टी थ्रेडिंग तो आपको पता होगा, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड है, सॉकेट प्रोग्रामिंग नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए। इस पे ज़रा देखिए। अच्छा, जो अगर कोई कहे ना कि एक एडवांटेज बताओ, एक तो हो नहीं सकता, लेकिन एक मेजर एडवांटेज बताओ जावा का, जो उस वक्त मतलब जावा जब नई लैंग्वेज आई, ठीक है, और जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो था, या सबसे जो सिग्निफिकेंस एलिमेंट था जावा का, वो ये था, हाँ, पोर्टेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आप जावा का कोड एक बार कंपाइल करो, आप किसी भी मशीन पे चला सकते हो। आपको अंडरलाइन आर्किटेक्चर की टेंशन नहीं होगी कि भैया ये लाइनक्स है, विंडोज़ है, मैक है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैं करते हैं जावा में तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब चेंज होती है तो फिर उस पर वो नहीं होता। यही कह रहा हूँ ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी यही है ना। जावा में पॉइंटर नहीं, मतलब C++ की बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो नहीं है ना सर, ये तो प्लेटफॉर्म सर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर बस तो ये वही- मशीन पर डिप्लॉय हो सकती है। बस तो ठीक है ना, मैक का आर्किटेक्चर अलग है ना। मैक पे आपके पास मैकिन्टॉश चलता है, मैक पे आपके पास लाइनक्स चलते हैं। प्लेटफॉर्म से ही मतलब ना, आप प्लेटफॉर्म को क्या ले रहे हो? प्लेटफॉर्म इन सेंस में ये ले रहा हूँ कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास चेंज हो जाए ना किसी मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपने जावा का कोड कंपाइल किया है और उसके बाद आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको लेके जाते हैं तो वो फिर रन नहीं होगा, उधर उस तरह कंपाइल नहीं होगा जिस तरह वो विंडो पर हो रहा है आपके पास। लेकिन मशीन इंडिपेंडेंट इन सेंस इस तरह है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास विंडो है तो अगर आपने कंपाइल किया तो मेरे विंडो पर भी वो चलेगा, मेरे पीसी पर। ये तो आम सी बात है, इसमें तो कोई ये बात तो वही बात है सर। हजम होने वाली नहीं है। दूसरा कौन है? किसने कहा वही बात है? मैंने कहा सर एक ही बात है। कौन सी वाली? मतलब एक प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे आपने अगर एक कोड को चलाया सर, यूनिक्स पे चलाया सर, वही कोड अगर आप नहीं, वो तो विंडो प्लस विंडो की एग्जांपल दे रहा है। वो जो कह रहा है, वो कह रहा है लेट्स से मेरा Core i7 है, अब Core i3 है, दोनों विंडोज़ यूज़ करें, वो तो उसकी बात कर रहा है, उसमें तो मसला नहीं आता यार। ये क्या हो? इसके बाद जो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर आया था ना, उसने इसी चीज को रिप्लेस किया था जावा के इसी प्रॉब्लम को, कि जावा सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो हो रहा था। तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर जब आया तो उसने उसको मतलब मल्टीप्लेक्स जावा का तो अपने इंटरप्रेटर भी होता है ना। वो जावास्क्रिप्ट की तो बात है, नहीं, वो रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट है। हाँ ना। अब रिएक्ट नेटिव को जो वेब की लैंग्वेजेस हैं वो जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ कर रहा होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट की नहीं। आप मुझे आपकी बात हजम नहीं हो रही, पता नहीं तो क्यों। इसका हमने कोड में पढ़ा था कि बीच में कोई एक कोड आता है, बाइट कोड, बाइट कोड, उसकी वजह से जो है इसमें उस पे आते देखिए मेरी बात सुने, ये आपकी इसको क्लियर करते हैं। ये ज़रा देख ले जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखिए आपके पास जावा का जो सोर्स कोड है ना, ठीक है, आपने कुछ लिखा जावा में, ठीक है, वो आपका कंपाइलर क्या करेगा, वो उससे बाइट कोड जनरेट करेगा, ठीक है। बाइट कोड को आप ऐसा आप समझो कि ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। ये अभी कंप्लीटली टारगेट एप्लीकेशन के लिए, या टारगेट एप्लीकेशन जिस मशीन पे चल रहा है उसके लिए भी कंप्लीट कंपाइल नहीं हुआ। ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये कोड आपके पास जो है वो जाता है जावा वर्चुअल मशीन के पास। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या है, देखें, जावा वर्चुअल मशीन आप ऐसा समझो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब भी आपको जावा यूज़ करनी है किसी भी सिस्टम पर, किसी भी मशीन पर, जावा उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आपके पास ये जावा वर्चुअल मशीन JDK ये इंस्टॉल नहीं होगा। JDK क्या करता है, आपका जो सोर्स कोड आपने लिखा है वो इस JVM के पास जाता है। ये बाइट कोड अंडरलाइन आर्किटेक्चर को देखता है कि भाई इसको विंडोज़ के लिए कंपाइल करना है, मैकिन्टॉश के लिए करना है, या लाइनक्स के लिए करना है, ठीक है। ये चीज़ बात। अब आप नाम क्या है? हमजा। अब आप इसको देख के अब आप रिलेट करने की कोशिश करें कि
आपकी बात सही है सर। यहाँ पे ये सही है, जावा वर्चुअल मशीन बीच में आ जाती है ना। मैं ये जावा वर्चुअल मशीन को बीच से मतलब इसको मैं वो नहीं कर रहा था, मतलब ये है बीच में, इसको हटा दो। मिसाल के तौर पर फॉर हाँ। एग्जांपल मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था वो जावा वर्चुअल मशीन को बीच में नहीं रख रहा था। मैं डायरेक्ट बाइट कोड को विंडोज और उसमें मैक ओएस में कर रहा था। सर ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज जो क्रॉस प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे फ्लटर और एक्टिव को कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। अच्छा। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में नहीं होता ना कि हम अगर एक आईफोन के लिए बना रहे हैं एक एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं कोडिंग। अच्छा, ठीक उस तरह तो देखिए वो तो अलग चीज़ है। अभी इस आपने थोड़ी चीज़ों को मिक्सअप कर लिया। उस तरह आपकी बात ठीक है। अगर हमें इस तरह से हाइब्रिड एप्लीकेशन बनानी हो, ठीक है, तो हमें फिर उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिर आप एंड्रॉयड में ना बनाओ, फिर आपके पास अभी जैसे आप ये रिएक्ट नेटिव कह रहे हो, ठीक है, तो उससे तो फिर हर उस पर लिए होगी। दूसरी बात HTML5 वगैरह और XML वगैरह ये चीज़ें यूज़ करके भी आप हाइब्रिड ऐप बना सकते हो जो फिर दोनों के लिए होगा वो चलिए, ठीक है। तो अगर वर्चुअल मशीन को बीच में ले आओ तो फिर ये चीज़ आपके पास इसी तरह ये कि आप राइट वंस रन एनीवेयर, किसी भी सिस्टम पे आप रन कर सकते हो। आपको दोबारा उसको कंपाइल का और चेंजेस करने का वो जो इशू है, हेडेक है, वो नहीं है, ठीक है। तो ये जावा का सबसे पहले, ये जावा की ब्यूटी थी उस वक्त के हिसाब से। सी प्लस में जो मसले आ रहे थे ना, यहाँ पे जावा ने ये सबसे पहले मसला आपका ख़त्म किया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की तरफ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी तक बोला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन, आप लोग में से कुछ लोग लाइनेक्स पे होंगे, कुछ लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों के लिए इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता देता हूँ, दोनों के लिए स्टेप्स मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। विंडोज़ में इंस्टॉलेशन के लिए मेरे पास एक वीडियो पड़ी है जो लास्ट टाइम जब कराया था तब विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन बताई थी, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। आप ऑरेकल की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, गूगल पे लिखें आप सिंपली ऑरेकल जावा, ठीक है, या जावा डाउनलोड, वो आप लिखें और वहाँ पे जाके जावा स्टैंडर्ड एडिशन के ऑप्शन पे जाए। वहाँ पे आप ने क्या डाउनलोड करना है, JDK मीन्स ये आपके पास वो वर्चुअल मशीन है जो आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। ये आप लोगों ने सबसे पहले जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जब कर लिया उसके बाद आपने पाथ सेट करना है, वेरिएबल सेट करना है, पाथ वेरिएबल्स देने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लेट से पाइथन वगैरह में दिए होंगे, ठीक है, एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल करते हो। अच्छा, ये काम हम कर लेंगे। ये हमारी मशीन पे लेट से जावा आ गई, उसके बाद हमें एक एडिटर चाहिए होगा, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर रहे हैं एक्लिप्स। तो विंडो वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है, और उसमें डिटेल से स्टेप्स हैं, मतलब वहाँ से डाउनलोड करो और वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, ठीक है। लाइनेक्स वालों के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास कमांड्स लिख दिए। क्या चीज़? हाँ, ये मैंने कमांड्स लिख दिए, ठीक है। उधर भी कोई उतना इशू नहीं है। जिस आप वो काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, पाथ वेरिएबल्स वगैरह तो यहाँ पे भी देने होते हैं। आप दोनों जगह पे आपने स्टेप्स आपके पास ही है। हाँ, इंटेलिजे भी कर सकते हैं, नेटबीन्स भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेटबीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंटेलिजे जो आपने कहा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी जब अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम करना होगा तो लाइब्रेरी या प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे, वो काम हो जाएगा। ये वो आईडी आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इधर देखें यार, आप जावा डाउनलोड लिखें आप, ठीक है, और या ये जावा डाउनलोड्स ऑरेकल, इस पे जाएं, ऑरेकल पे जाएं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, जावा है सी डेवलपमेंट किट 19.01, ठीक है। इसके बारे में देख लें कब आया है, लॉन्च वगैरह देख लें। हमारे केस में हम ये डेबियन वाली फ़ाइल जो है
ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मेरे पास आपको बताता हूँ कि मैंने डाउनलोड किया है, जो मेरे पास यहाँ पर आपको ये फ़ाइल नज़र आ रही है JDK19, ठीक है। ये आपने डाउनलोड की। ये डाउनलोड करने के बाद आप ये कमांड्स दोगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये कमांड आप दोगे sudo d package -i, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये आपकी उस फाइल का नाम है, जो मेरे केस में भी यहाँ 15 लिखा है, लेकिन आप जो डाउनलोड करोगे वो फाइल, जैसे अभी मेरी जो डाउनलोड है वो 19 है, तो यहाँ पे आपने बस वो पूरा नाम देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो लाइनक्स यूजर्स है उनके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, उनको ये चीज़ आती है। उसके बाद फिर आपने ये 2 कमांड्स देनी है, ठीक है, जावा का कंपाइलर वगैरह सेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक जब आप कर लेंगे ना, ये कमांड्स, ये पहली 3 कमांड जब आपकी सक्सेसफुल रन हो जाएंगी, उसके बाद आप अपने टर्मिनल पे जाके जब चेक करोगे, ठीक है, जावा -हाइफन वर्जन, तो ये आपको इस तरह से बता देगा कि भाई जावा आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आप शायद पहले से आपके उसमें ओपन JDK, अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक ओपन JDK है, एक है आपके पास Oracle JDK, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप Oracle JDK यूज़ करें। ओपन JDK जो है वो मतलब अब जावा की जो जितना भी काम है ना, ये जितना भी आगे जो वर्जन आ रहे हैं उसकी लाइसेंसिंग चूँकि Oracle ने ले ली है, तो JDK वगैरह वो सब प्रोवाइड कर रहा है। ओपन JDK वो पुराना वाला है, जो सन माइक्रो सिस्टम्स से चल रहा है, ठीक है। तो आपके उसमें शायद वो पहले वाला इंस्टॉल हो, तो उसको आप रिमूव करें, ये आप इंस्टॉल करें। ये आप इंस्टॉल जब कर लेंगे, उसके बाद हमें पाथ वेरिएबल्स सेट करने हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड ये है आपके पास, आप ये कमांड को टाइप करें, मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें हमने वो करना है, ठीक है। ये एक फ़ाइल ओपन हो गई है आपके पास। ये तभी ओपन होगी जब आपके पास वो पहली वाली 3 कमांड चल के आपके पास जावा जो है वो इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लें जावा होम के नाम से, और वहाँ पे आपने क्या करना है, ये पाथ जो है दे देना है, ठीक है, यूज़र लाइव। और ये आपने एक चीज़ से ख्याल रखना है कि बस ये आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी पाथ आपको ऊपर से मिल जाएगा, आपका जो JDK है उसका आपने नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। किसी का 17 है, 18 है, 19 है, जो वर्जन भी। ये काम आपने कर लिया तो ये आपके पास जो है आपके पास जावा इंस्टॉल हो गई। और इंस्टॉल तो पहले हो गई, आपने पाथ सेट किया और उसके बाद आप ये सोर्स चला दे, source/etc/profile की, भाई ये चेंजेस वो कर ले, यहाँ तक आपकी ये जावा हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा वो है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो जावा, ये आप यूँ समझे कि आपने JDK अपनी मशीन पे वर्चुअल मशीन वगैरह डाल के वो कर दिया। अब हमें उसका कंपाइलर वगैरह सब लोग, अब हमें IDE चाहिए, ठीक है। इक्लिप्स, आप दोबारा जाएंगे साइट पर और आप यहाँ पे लिखें इक्लिप्स, उसकी इंस्टॉलेशन सिंपल है, अच्छा वो जैसे आपने चलाना उसके लिए इतना वो नहीं है, ठीक है। इक्लिप्स पे आप जाएं और यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करें, आपके पास इस तरह से फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे ये है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आप इसको कमांड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके रन करते हैं, आपकी मर्ज़ी, या आप इसको यहीं से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करें और यहाँ पे जाके आपके पास ये जो फाइल है इक्लिप्स इंस्टॉल, इसको आप चलाएं, ठीक है। इसको दोबारा एक बार मैं चला भी लेता हूँ, इंस्टॉल नहीं करता लेकिन चला लेता हूँ। देखिए ये बेसिकली इक्लिप्स का इंस्टॉलर है, ठीक है। नेट का होना आपके पास ज़रूरी है। ये आपको इस तरह डिफरेंट ऑप्शन आपसे मांगेगा कि आप कौन सा जावा इक्लिप्स कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। IDE पहला वाला है जो इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स, जावा एंड वेब डेवलपर्स ये करना चाहते हैं। C++ के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए करना चाहते हैं तो ये है। वेब के लिए करना चाहते हैं या इस IDE को आप PHP वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये है।
और इसी तरह आपके पास नीचे और भी बहुत से साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए अगर कोई काम है, सब काम के लिए आईडी डिफरेंट इसके वर्जन हैं, ठीक है। आपने इसमें से पहला वाला सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट आप करें और आप आगे चलते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे वो जो पाथ वगैरह सेट किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ले लेगा, और नेक्स्ट और कुछ आपने नहीं करना, बस इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के वक्त आप से पहली बार जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे तो आपसे वो आपसे वो कहेगा कि वर्क स्पेस अपना डिफ़ाइन करो, किस फोल्डर में आपके प्रोग्राम जाके सेव हो, ठीक है। जैसे ये काम आपने करना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें, विंडोज़ वाली, और इसको भी देख लें। और फिर भी ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप यूट्यूब पे जस्ट ये सर्च करें कि हाउ टू इंस्टॉल जावा या हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स, इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, बस यही स्टेप्स हैं, ठीक है। जो मैंने कमांड दी यही कमांड्स हैं और आप करें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। JDK आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या जो कह रहे थे साद, आपके केस में क्या था कि आपने इक्लिप्स इंस्टॉल किया हुआ था? आप ओपन JDK पे कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कोई वो नहीं है। मैंने खुद ऑरेकल किया है, ऑरेकल का। अच्छा, प्रोग्राम नेक्स्ट उसमें मैं आपको रन करके बता दूंगा, ठीक है। इक्लिप्स मेरे पास साल है, अभी मैं उस प्रोग्राम लिखेंगे कैसे वो आपको बता देता हूँ। पहला प्रोग्राम सिंपल हेलो वर्ड करते हैं उसको और उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहला प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, रन नहीं करने जा रहे हैं। रन नेक्स्ट क्लास से फिर एक फ्लो में सारे प्रोग्राम्स देखेंगे, वो इसलिए कि तब तक जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, कल है, ठीक है, तो कल आओ तो आप ये सारी चीज़ें ये एटलीस्ट ये सेटअप तो करके आ जाना, इंस्टॉल करके आ जाना, ठीक है। क्या काम तो करनी है, उस पर बात करते हैं, चले खैर। अच्छा देखिए यार, आपको हमें सिंपल एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। क्लास को एक नाम दे दिया, सही। अच्छा, C++ में जब आप प्रोग्राम लिखते थे लेट से, तो आपके पास वहाँ पे भी एक मेन फंक्शन होता था ना, ठीक है। उस मेन फंक्शन की बॉडी में ही आप अपना कोड लिखते थे। यहाँ पे भी हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ये क्या हुआ? ये जावा की बात करें, ठीक है, अभी छोड़े ना उसको, छोड़े। मेन फंक्शन होता है कि नहीं ये बताएं, ठीक है। उसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं, सारा कोड हम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे ये आपके पास मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है, और ये आपके पास यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। आपको मैंने बताया कि हर चीज़ एक क्लास के अंदर होगी, तो मुझे एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करनी थी, हेलो वर्ड, वो भी मैंने एक क्लास के अंदर लिखी है। क्लास बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात एक अपने पास नोट कर लें। ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है? ये वाइड मेन तो वही चीज़ है, ये पब्लिक स्टैटिक क्या है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। C++ में आप जब कुछ प्रिंट करते थे तो आप सी आउट लिखते थे, और सी आउट लिख के आप डबल कोटेशन में वो मैसेज लिख देते थे, ठीक है। इसी तरह था, ठीक है। जावा में आप जब कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे आउटपुट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लिखोगे system.out.print और यू ब्रैकेट्स लगाओगे, और ब्रैकेट्स में डबल कोटेशन में वो जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप लिखोगे। प्रिंट के साथ आपको नज़र आ रहा है ln, ठीक है। ln बेसिकली ये है कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप एंड लाइन करते थे या /n लगाते थे, तो यहाँ पे प्रिंट के साथ आपने लगाना है ln, ठीक है। और फिर आगे चल के बताऊँगा वो C++ वाली चीज़ें भी आप यहीं पे कर सकते हो। अच्छा, एंड लाइन और /n वो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी फिर बात करेंगे।
अच्छा, ये तो आपको सिंपल एक चीज़ बताई कि भाई और लैंग्वेजेस में प्रिंट करने का दूसरा तरीका है। पाइथन में प्रिंट लिखते हो, सी में प्रिंट एफ लिखते हो, सी प्लस प्लस में सी आउट लिख रहे हो, जावा में आपने ये लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, अब आते हैं ये जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन तो वाइड मेन ठीक है, वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर सी हमने लिखना ही लिखना है। ये पब्लिक और ये स्टैटिक का क्या मतलब है? पहले आपसे कुछ पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक का वर्ड आपने सुना भी होगा और यूज़ भी किया होगा। सर स्टैटिक तो मैंने जहाँ सुना है, मतलब डेवलपमेंट में जहाँ सुना है, तो स्टैटिक वो वहाँ हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी क्लास के किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को करना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा उस क्लास का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं बनाते, सिर्फ पूरा नहीं ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात ठीक है, ये अभी नहीं बोलना था ना। अच्छा, एक वेरिएबल है, उसको जब स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उसका क्या मतलब होता है? वो ग्लोबल हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज का। ये किसने कहा वैल्यू चेंज नहीं होती उसकी? आपके पास एक वेरिएबल जब ग्लोबल आपने बनाया, स्टैटिक किया, ठीक है, उसके लिए मेमोरी में एक ही जगह रिजर्व होती है, ठीक है, और जितने फंक्शन है सबके लिए वो कॉमन होता है, वो उसको यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यूज चेंज होती है। किसने कहा कि वैल्यूज चेंज नहीं होती? ठीक है, उसमें भी बाद में बात करेंगे। जब किसी फंक्शन के साथ आप स्टैटिक लगाते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मली सी प्लस प्लस में जितना भी काम किया, आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस करते हो, कैसे करते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू या ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू, ये करते थे कि नहीं? अब ये जो है हमारे पास, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन की हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो और फंक्शंस बनाएंगे ना, सेट वैल्यूज, गेट वैल्यूज, ये एक्सेट्रा, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ लगाते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि जब आप किसी भी फंक्शन के साथ, ज़रूरी नहीं कि मेन के अलावा भी आप कोई फंक्शन बनाओ, उसके साथ स्टैटिक लिख दो, तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। ये स्टैटिक का हुआ है। यहाँ तक क्लियर? पब्लिक क्यों लिखा है? डेटा मेंबर्स जो हमारे पास होते हैं उसको हम प्राइवेट रखते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक रखते हैं, ताकि आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये वो सारी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ नया आपको ये बताया, एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का और एक स्टैटिक का थोड़ा बता दिया, और एक आपको जावा का सिंपल सा सेंटेंस बता दिया कि जावा में आपको जब भी कोई प्रोग्राम लिखना होगा तो आप क्या करोगे, आप एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर आपके पास एक मेन फंक्शन होगा, और उसके अंदर फिर हमारी सारी लॉजिक लिखी होगी। एक चीज़ ही हो गई। अच्छा, क्लास मस्ट बनानी है आपने, ठीक है, कुछ भी करना है। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी सिर्फ हमने एक हेलो है, एक स्टेटमेंट प्रिंट किया ना, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर ही है। क्या चीज़? हाँ, स्ट्रिंग आर्ग्स। अच्छा, ये बेसिकली इसलिए होता है कि हम ये वैल्यूज़ है ना, अगर जावा को हम अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है, तो वो ये स्ट्रिंग्स आर्ग्स बेसिकली उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ भी अभी कुछ बताने वाला था, कोई पॉइंट मेरे माइंड में आया था अभी। अच्छा, अपन देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, याद आया तो मैं फिर बताता हूँ कि मैं क्या बताने वाला था। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या जस्ट जल्दी से गो थ्रू करते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। ऑब्जेक्ट्स, क्लास आप सबको पता है, ठीक है, जैसे जो कंसेप्ट सी प्लस प्लस में था, जावा भी ऑब्जेक्ट क्लास का वही कंसेप्ट है। मेथड्स, वेरिएबल्स, ये आपको पता है, क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स और मेथड्स होते हैं। केस सेंसिटिविटी, जावा भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। ये एक और चीज़ देख ले, क्लास नेम्स और मेथड नेम्स के लिए कुछ कन्वेंशन बताई गई हैं, ठीक है, इसको ना भी यूज़ करें तब भी ठीक है, लेकिन
ये यूज़ करें तो ये इसलिए है कि जब भी आप लेट्स से कोई कोड देखोगे ना वेब पे, ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी क्लास का नेम नज़र आएगा ना वो इस तरह लिखा होगा। अगर आपकी क्लास के नेम में 2-3 वर्ड्स है तो हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। जब भी आप कोई फंक्शन नेम आपको नज़र आएगा और उसमें लेट्स से 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होंगे, जो दूसरा वर्ड जो होगा ना, दूसरे उसके बाद जितने वर्ड आपके पास होंगे उसका हर वर्ड जो है कैपिटल। ये एक कन्वेंशन है, एक वो बता दिया गया है भाई, ठीक है, इसको फॉलो ना करें, कोई ये नहीं कि एरर में इस तरह कोई वो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे भी आप फंक्शन देखोगे वो इसी तरह लिखा होगा, जहाँ पे भी आप क्लास नाम देखोगे वो आपके पास इस तरीके से लिखा होगा। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अभी देख लो, इधर देख लो, लिखा हुआ है। वेरिएबल्स को जब हम नाम देते हैं ना, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? जो हाँ, एक जो नाम उसका जो चेंज होता है, और जो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए मेमोरी में कोई जगह रिजर्व होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं इंट A5, ठीक है। ये पूरा वेरिएबल है, उसकी ये डेटा टाइप है। ये जो अब A है ना, A, इसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इस आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स हैं कि इसको आप कैसे नाम दोगे। स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते, याद है C++ में पढ़े थे, ठीक है। ये वही रूल्स हैं, इसको आप लोग देख लें, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जावा की बेसिक डेटा टाइप्स वही, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स में भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई नई डेटा टाइप आपको ऐसा नहीं मिलेगी, कैरेक्टर, बुलियन, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ऑपरेटर्स आपके पास वही ऑपरेटर्स, जी। बाइट आपके पास सबसे शॉर्ट है, फिर उसके बाद शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है, ठीक है। टाइप कास्टिंग भी आपको पता होगा, जब दो इंटीजर्स हैं, प्लस करने से भी इंटीजर आता है, माइनस करने से भी इंटीजर आता है, मल्टीप्लाई करने से भी इंटीजर आता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी डिवाइड करते थे, तब भी वो लेट्स से अगर 7 और 2 है, आंसर क्या आता है 3.5, तो आपको इंटीजर में देता था, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करते थे? फ्लोट ब्रैकेट में लिखते थे, टाइप कास्ट के फोर्सफुली कहते थे कि हमें आंसर फ्लोट में दो, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर से, अरिथमेटिक ऑपरेटर से आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे, रिलेशनल ऑपरेटर से, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। जावा में भी वही चीज़ें, कोई हट की नई चीज़ अभी तक आपके सामने नहीं आई। जो डिफरेंस आपको बताया जाएगा वो बेसिकली आपको किस चीज़ का बताया जाएगा? सेंटेक्स का। सेंटेक्स कहाँ पे? जो बेसिक चीज़ें जो है, लाइक इफ स्टेटमेंट का सेंटेक्स यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी है। स्विच का स्टेटमेंट जो कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेक्स है वो यहाँ पे भी वैसा ही है, C++ में भी वैसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। इनपुट का तरीका वहाँ पे C में स्कैनफ सीन के थ्रू था, यहाँ पे दूसरे तरीके से, ठीक है। ऊपर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है स्कैनर क्लास की, वहाँ से लेना पड़ता है, वो चीज़ें आगे चल के आएंगी। आउटपुट का डिफरेंस आपको बता दिया, हर चीज़ एक क्लास के अंदर होगी, ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह इतना कोई जावा लैंग्वेज कोई आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगी। सिर्फ एक बार तो नहीं, कुछ प्रोग्राम्स आप खुद से रन करो अपनी मशीन पे, जब कर लोगे तो आप उसके सेंटेक्स से फेमिलराइज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बात स्ट्रिंग्स पे आते हैं उससे पहले, कि हम जब भी काम करते हैं ना, तो हम बेसिकली दो क्लासेस बनाते हैं। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जब भी हम जावा में काम करेंगे ना, और जब हम क्लास बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, तो हमारे पास 2 क्लासेस होंगी। एक हमारी मेन क्लास होगी। मेन क्लास से मतलब ये है कि नाम उसका कुछ भी होगा जिसमें हमारा ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्स वाला ये फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरी क्लास जो हम बनाएंगे वो क्लास होगी जिस क्लास में हम हमारे डेटा मेंबर्स और जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमने वहाँ पे लिखे होंगे। ये मेन क्लास आपकी जो है ना, इसको आप ऐसा समझो कि ये यूज़र का जो पहला इंटरेक्शन होगा ना इस प्रोग्राम के साथ, वो इस क्लास के थ्रू होगा। अगर आप वो देखो, हमने जो क्लास डायग्राम्स देखी थी केस स्टडीज़ में, तो वो कुछ इस तरीके से बनी हुई थी ना,
लाइक होम हीटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखी थी हमने, याद है? तो होम हीटिंग सिस्टम के नाम से एक क्लास बनी हुई थी, और फिर बाकी हमने नीचे कहीं पे कंपोजिशन यूज़ कर रहे थे, कहीं पे कुछ यूज़ कर रहे थे। इसी तरह एटीएम सिस्टम था, तो हमने कहा था कि एटीएम सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ दिस दिस दिस, ऐसा ही था कि नहीं? अब ये जो एटीएम सिस्टम है या होम हीटिंग सिस्टम है, ये वो हमारे पास मेन क्लास है। ये यूज़र का पहला इंटरेक्शन इस मेन क्लास के साथ होगा, ठीक है? यहाँ से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, यहाँ से बाकी सारा काम होगा। समझ आ गई? समझ आई कि नहीं? आप जब कोई प्रोग्राम रन करते हो, पहला इंटरेक्शन आपका प्रोग्राम के साथ होता है ना, वो पहला जो आपका इंटरेक्शन है, जहाँ से कोड आपका सारा चलेगा, इनिशिएट होगा, वो लॉजिक हम कहाँ पे लिखेंगे? वो हम मेन में लिखेंगे, ठीक है? तो क्लासेस, फंक्शंस जो हैं वो हम एक सेपरेट क्लास में बना के रखेंगे, मेन से उसको एक्सेस करेंगे, मेन से उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है? थोड़ी समझ बैठ गई आपकी तो ठीक है, नहीं तो कल से हम जब हर चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे तो कल हम ज़्यादा प्रोग्राम्स देखेंगे। सर C++ भी मतलब मेन को अगर आप हाँ, consider कर रहे हो, वही तो उसी तरह, ठीक है? अच्छा, पता नहीं मैं कुछ बात कहने वाला था, मुझे अभी तक वो बात याद नहीं है, लेकिन चले याद आ गई तो बता दूँ। कुछ कोई बात थी इंपॉर्टेंट नहीं? ये फाइल नेम और मेन क्लास का नेम से होगा। क्या? जब हम कोड कंपाइल कर रहे हैं ना, फाइल नेम और मेन क्लास का कोड सेम होगा। फाइल नेम और क्लास का नाम सेम होगा। जब आप क्लास बनाओगे ना, तो क्लास को आपने लेट से जो नाम दिया वही आपकी फ़ाइल का नाम होगा, लेकिन क्लास का नाम है लेट से माई क्लास, तो फाइल का नाम को माई क्लास डॉट जावा, तो सेम नाम रखना है, ठीक है? ये बातें कल आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ये इस तरह से। यहाँ पर हमने जावा को क्यों प्रेफर किया है? यहाँ पर इस कोर्स में इसलिए प्रेफर किया है कि आपने किसी और कोर्स में जावा पढ़ी नहीं है। सर लेकिन आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए अगर हम कह सकते हैं, बिकॉज हम स्टार्टिंग क्लास हाँ, ये भी ठीक है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम जो डिज़ाइन लेट से मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करें, वो आप C++ में भी कर सकते हो, मसला तो नहीं है। यहाँ पे इसलिए प्रेफर की गई है कि आपने पहले C++ पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, जावा कोई अलग से कोर्स है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जावा पढ़ा दी जाती है कि एक नई लैंग्वेज से आप थोड़ा फेमिलराइज हो जाओगे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, हम यहाँ पे ना जो जावा पढ़ेंगे ना, हम बेसिक चीज़ें, हमारा मकसद बेसिकली क्या है जावा को पढ़ने का, कि वो जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकें, डिज़ाइन को मैप कर सकें। अगर ये कोर्स सिर्फ जावा का होता तो फिर आपको बहुत सी और चीज़ें पढ़ाई जाती, लाइक सर्वलेट्स क्या होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग, और GUI डिटेल से कराया जाता, डेटाबेस कनेक्टिविटी डिटेल से कराई जाती। लास्ट टाइम जब मैंने कराई तो डेटाबेस कनेक्टिविटी और GUI भी थोड़ा कराया, लेकिन वो स्टूडेंट से कहने पे मैंने करा तो दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता ये फील हुआ कि यार उससे तो मैं कोई क्वेश्चन पेपर में दे ही नहीं सकता। मतलब कोर्स है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ना, तो उसमें मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं दे सकता। भाई कोड लिखो, डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे होगी या क्यूरी कैसे करेंगे, उसका कोड लिखो, तो वो चीज़ें वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको वो नहीं कराऊंगा, जिसको करनी है वो उन लेक्चर से देख लेगा, ठीक है? मैं आपके साथ वो प्रीवियस प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें वो GUI की है। बाकी GUI इसमें आप प्लगइन का नाम मुझे याद नहीं, प्लगइन आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उससे आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप पे सारा काम होता है। अच्छा, C# की तरह यहाँ पे जावा में आपको इंटरफेस बनाने के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है, ड्रैग क्लिक करोगे बटन आ जाएगा, क्लिक करोगे पैनल आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप पे सारा काम होता है। लेकिन कोड की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है ताकि आप उसमें चेंजेस कर सको, ठीक है? तो आप जावा से ना घबराएं, ठीक है? कल जब हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस जस्ट 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, कोई इतना आपको जावा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? C++ की तरह ही आपको लगेगी।